हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 12th एनुअल एग्जाम 2023 मैथ्स पेपर का सेट सी आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम ये हो चुका है और अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। आपने मेरे चैनल की हेल्प से तैयारी की होगी, तो अगर आपको थोड़ा भी मेरा चैनल हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स को ये लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें थोड़ा उत्साह मिल जाता है आगे और भी लेक्चर्स बनाने के लिए। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सेट नंबर सी, ये सब वही इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं यहाँ पर हमारी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी पहली मेन इंस्ट्रक्शन ये होती हैं कि 4 सेक्शंस हैं हमारे पास ABCD, जिनमें हमारे फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, बी में 10 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, सी में 5 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के और डी में 4 क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स के। तो हम शुरू करेंगे पहले सेक्शन नंबर ए। ये है बेटा सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत बैक पेज से होती है, लेकिन ये आपको हिंदी मीडियम में गिवन है। आइए देखिए, ये आपको हिंदी मीडियम में यहाँ पर गिवन है, तो मैं उसको नेक्स्ट पेज से ले रही हूँ जहाँ पर ये हमें इंग्लिश मीडियम में गिवन है। ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एफ फ्रॉम आर टू आर 1 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू क्या है इनमें से। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। एक बात का ध्यान करो, ये रियल नंबर्स हैं भाई, ये भी सारे रियल हैं। मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, जबकि आपके जो रियल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं। भाई ये बीच में 0 है, ये सारे पॉजिटिव रियल्स हैं, ये सारे नेगेटिव। तो ये जितने भी रियल नंबर्स यहाँ हैं, इनको जब मॉडुलस में रखोगे तो इनकी इमेज या तो पॉजिटिव आएगी या 0। तो नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए कोई प्री इमेज हमें नहीं मिलने वाली है। तो ये फंक्शन ऑन टू तो है नहीं, ऑन टू नहीं है तो ये इनटू है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप -1 की इमेज देखोगे तो भी 1 आ रही है और +1 की इमेज देखोगे तो भी 1 आ रही है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है, ये फंक्शन हमारा मैनी 1 है। तो मैनी 1 एंड इनटू जो कि हमारा है भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 की आपने बतानी है प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये सब मैंने करवाए थे आपको रिवीजन वीडियोस में। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, ये तो π/4 हो जाएगा। और कॉस इनवर्स -1/2 को अल्फ़ा लोगे तो कॉस अल्फ़ा ये आएगा, कॉस की वैल्यू -1/2 होती है 60 पे, और माइनस को प्लस में करने के लिए हम ये करेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π होती है। तो 3 1 जा 3 में से 2 1 गया, ये हो जाएगा cos 2π/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2π/3 आएगी। इन दोनों को जब आप LCM लेकर ऐड करोगे तो 11π/12 आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ इसको, LCM आप ले सकते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर आपको ये हिंदी में दे रखा है, मैं इसको इधर उठाऊंगी, ये हमारा इंग्लिश में है। सेट ए में भी इसी टाइप का था हमारा। ए दे रखा है x 0 to π/2 है, a + a'(2i) है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं a नोट करती हूँ, टेंजेंट कोटेंजेंट माइनस कोटेंजेंट प्लस टेंजेंट, ध्यान देना a + a'(2i) है। a नोट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है भाई। तो a हमारा है बच्चों टेंजेंट x कोटेंजेंट x माइनस कोटेंजेंट x और टेंजेंट x प्लस इसी का ट्रांसपोज यहाँ लिखना है टेंजेंट x, ये रो कॉलम बन जाएगी। देखो 1 मार्क के तो मैं नहीं कह सकती कि भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। अब आप लोग ना ही पढ़े हों तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टाइप के आए हुए हैं, बतलाए हुए आए हुए हैं सारे जो मैंने बताए थे। ये देखो भाई 2i का मतलब 2 0 0 और 2 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये बनने वाला है 2 टेंजेंट x कोटेंजेंट प्लस माइनस 0 0
और 2 टेंजेंट x इज इक्वल टू 2 0 0 2। जब आप कंपेयर करोगे तो 2 टेंजेंट x 2 आएगा, कैंसिल करके टेंजेंट x 1 आएगा, और टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है π/4 पर। और π/4 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी देखो मुझे तो मुश्किल लगा नहीं। 1 1 on 2 वाला मैंने आपको करवाया हुआ है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और अब हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 और देखो, ये दे रखा है ए का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, सीधा इसको मैं डिटर्मिनेंट बना रही हूँ। क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा भी। 0 sin अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। देखो अगर लेक्चर से थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखने में आपका कुछ नहीं जा रहा। आगे भी आप पढ़ोगे, आपके भाई बहन पढ़ेंगे, आपको बेनिफिट रहेगा। ये हो जाता है कॉस अल्फ़ा। टीचर को थोड़ी ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ भी बच्चे मेरा लेक्चर्स देख रहे हैं, इट मीन्स हमें और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है आगे काम करने के लिए। तो भाई इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो से, तो 0 से ये आएगा माइनस का तो साइन अल्फ़ा, ब्रैकेट में लो तो ये रो और ये कॉलम गया, तो 0 माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और प्लस माइनस का कोस अल्फ़ा, ये रो और ये कॉलम गया, तो ये आ जाएगा प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस 0। पूरे को जब आप सोल्व करोगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और साइन बीटा दोनों बिल्कुल डिट्टो हैं। तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 4 MCQ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्टिन्यूटी से बार बार मैंने बोला था, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी। हर कोड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मीन्स इसी टाइप का आपको ये दिया गया है kx + 1 3x - 5 x <5 > 5। 5 पे कॉन्टीन्यूस है तो k की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बताया था आपको, एक बार यहाँ पर x की जगह 5 रख दो और एक बार यहाँ, और दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ रखा तो 5k + 1 और यहाँ रखा तो 15 - 5। 5k + 1 = 10। 1 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 9 और k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। इसका कोई ऑप्शन गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप नहीं कह सकते कि करवा नहीं रखा है। इफ़ एन एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था जब भी ये इंक्रीजिंग चेंजिंग की जो भाषा है तो ये डिफ्रेंशिएशन है किसकी, एज की। मान लो कोई भी क्यूब है आपके पास और उस क्यूब की जो एज है वो x है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो dx/dt है, जो कि हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, जब एज 2 है तो मैंने बताया था इसको तो देखो ही मत, केवल आपने वॉल्यूम को देखना है सबसे पहले। तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, x3। डिफ्रेंशिएट कर दो dv/dt 3x² dx/dt। dx/dt की वैल्यू 0.5 है तो इसको यहाँ रख दो, 5 × 15 1.5 x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसको पकड़ो, जब x की यानी एज की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर इसको 2 पुट कर दो। ये तो मैं ना आपको डिटेल में बता रही हूँ, आपने जब इसको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना था तो आपने इसको बिल्कुल सिंपल, भाई dx/dt दिख रहा है ये है, इसको वर्बल मन में कैलकुलेट करना था कि 3x² dx/dt, फिर ये वैल्यू पुट करनी थी। अब यहाँ 2 रखा, अब मुझे पेन नहीं चलाना, मैंने यहाँ 2 रखना है, 2 दूनी 4 15 चौके 60 6 आ जाएगा मेरा उत्तर। पेन तो मैं आपको समझाने के लिए चला रही हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इतना भी कोई लेंथी यूँ नहीं है कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ें तो मैंने आपको करवाई हुई हैं। तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर। इंग्लिश में ले लो, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। भाई ये भी करवा रखे हैं इस तरह के, x² + 3y + y² = 5। स्लोप बार बार मैंने बताया था कि जब भी स्लोप की बात आए आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो 2x, ये यहाँ मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, +3y' + 2y = 0। इन दोनों में से y' कॉमन ले लो तो 3 + 2y और इस 2x को राइट में ले जाओ
वाई डैश निकालना है तो लेफ्ट में रखो -2x/3 + 2y। ये डिफ्रेंशिएशन आ गई, और डिफ्रेंशिएशन ही टेंजेंट का स्लोप होता है, लेकिन आपको पॉइंट दे रखा है 1 1, तो इसमें x की जगह और y की जगह 1 पुट कर दो, तो जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, -2 × 1 3 + 2 × 1 3 + 2 5 -2/5। ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, मुश्किल था क्या ये? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था भाई, मैं ये कहूँगी। 8th पे आ जाओ। sin² x - cos² x/sin² x cos², सेपरेट कर दो, बिल्कुल आसान। sin² x - cos² x, और अलग अलग कर दो भाई, इसके नीचे इस पूरे को लाओगे, sin² से sin² कट जाएगा, ये बनेगा 1/cos, cos² से cos² कट जाएगा, 1/sin²। अब मैं डायरेक्ट करूँगी, 1/cos² secant², secant की इंटीग्रेशन टेंजेंट, 1/sin² cosecant², cosecant की माइनस को टेंजेंट, माइनस माइनस प्लस को टेंजेंट, x + c। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट x log x dx। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में दे रखा है, ये आपको देख सकते हो। तो x log x फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए कौन सा रूल बता रखा है? बाय पार्ट्स के लिए आई लेट, तो लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। x की इंटीग्रेशन करोगे x²/2, इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो भाई log x का ये और भी जल्दी करना है आपने, और x की इंटीग्रेशन x²/2, x से x कट गया, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये बन गया log x इंटू x²/2 माइनस 1/2, अंदर केवल x बचा, जिसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी log x इंटू x²/2 माइनस x²/4 प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। फाइंड द डिफरेंशियल, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y = ax³ वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना होता है, तो दोनों तरफ कर दो डिफरेंशिएट, dy/dx आ जाएगा 3ax²। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, a को तो यहीं रखो, ये नहीं, पहले ऐसे करो, y डैश इज इक्वल टू a इंटू 3x², a को यहीं रखो, 3x² को नीचे ले आओ, तो y डैश बाय 3x² हो गई a की वैल्यू। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ जो a है ना, इसकी जगह रख दो y डैश बाय 3x² इंटू x³, ये यहाँ कट गया, ये 3 इधर चला जाएगा, x इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू y डैश की जगह dy/dx लिख दो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ हिंदी में है तो थोड़ा इधर आ जाते हैं, इंग्लिश में। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये बिल्कुल देखने में इतना पूरा पेज इसे क्वेश्चन ने घेर लिया है। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, इसको सेपरेट कर सकते हो, x की पावर m+1, x की पावर n, m x की n, e की पावर 4y को तो लेफ्ट में ले आओ, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, dx को उधर ले जाओ, तो e की पावर 3x के साथ dx इंटीग्रेट कर दो, ये जो नीचे 4y है ना, इसको ऊपर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगी पावर, e⁻³ 3x dx। मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने थोड़ा भी इंटीग्रेशन पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए थी। ये हो गया e की पावर -4y/-4, e की पावर 3x/3 प्लस c। आपने इसको यहाँ पर छोड़ देना था, लेकिन हमें ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन में x और y एक तरफ है, c अलग है, तो इसको माइनस वाले को तो उधर ले जाओ और सी को इधर ले आओ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो C1 था, C बन गया इधर आके, और ये हो गया e की पावर 3x/3, ये जो माइनस है नीचे वाला 4 का, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा /4, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर देखो अब कहाँ है, 3x/3 -4y/4 इज इक्वल टू c, तो ये हमारा राइट ऑप्शन। ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पर हमारा जो है प्लस तो आ रहा है, लेकिन e की पावर माइनस में होनी चाहिए, ये प्लस में दे रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, प्रोबेबिलिटी से a की प्रोबेबिलिटी 0.3, b की 0.6, a एंड b आर इंडिपेंडेंट, तो a यूनियन b आपने निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जितना पता है उसको फटाफट करते चले जाओ।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हों तो जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है वो दोनों की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट हो जाती है। तो ये 0.3, ये 0.6 और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों की हो जाएगी प्रोडक्ट। क्या ये चीज़ें मैंने नहीं बताई थी आपको? 3 6 जा 18, 0.18, 90 में से 18 घटाओगे 72 आएगा, 0.72 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो भाई देखो 1 मार्क के मुझे तो कोई डिफ़िकल्टी अभी तक ऐसी लगी नहीं, आपके अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं देख रही हूँ डिफ़िकल्टी, मैं आप ही के अकॉर्डिंग देख रही हूँ। एक आधा थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन सब करवाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर से ही लगभग आ रहे हैं। 13वां देखो, ए डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, एक डाई को 4 बार उछाला, गेटिंग 6 ऑन डाई इज ए सक्सेस। भाई 6 आए ना तो मेरी सक्सेस है, तो सबसे पहले तो 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। भाई जब हम डाई को रोल करते हैं तो टोटल 6 आउटकम आते हैं, जिसमें से 6 एक ही बार आता है तो 1/6, तो पी तो हो गया 1/6, क्यू हो गया 5/6। डाई ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, डाई को कितनी बार रोल किया है? 4 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 2 बार हमें सक्सेस मिल रही है, यानी कि 2 बार हमारा 1 ये जो है हमारा 6 आ रहा है। तो आर कितना हो गया? 2। फॉर्मूला याद कर लो, NCR क्यू की पावर n माइनस आर पी की पावर आर। तो ये कितना है? 2 है। 4C2 क्यू का मतलब 5/6 की पावर इन दोनों का डिफरेंस, और ये 1/6 की पावर 2। 4C2 से सॉल्व कर लेना, 6 आएगा, ये 25/36 आएगा, और ये आपका R कितना आएगा? 2 1/36, 6 36 आएगा, ये आएगा 25/36 छिक्का 216। अब ये आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में कहीं है, कहीं भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 देखें बेटा, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर रहे हैं, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेज, यानी इक्के। भाई जब आप 2 कार्ड बाहर निकाल रहे हो तो 2 में से हो सकता है एक भी इक्का ना हो, 1 हो या 2 हो। ध्यान देना, x बराबर है 0, 0 का मतलब पहला पत्ता भी नॉन एस और दूसरा भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि दोनों पहला पत्ता निकाल के वापस रख रहे हैं। नॉन एस नॉन एस, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, मुँह ज़बानी पता होना चाहिए कि इक्के कितने होते हैं। 4 होते हैं तो 4/52, यानी कि 1/13, एक इक्के की प्रोबेबिलिटी। और नॉन एस कितने होते हैं? 48/52, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 12/13। अब दोनों नॉन ऐसे हैं तो 12/13 गुणा 12/13, 144/169। ठीक है, 1 की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपका एक बार इक्का आएगा, तो NA आए या AN आए, तो NA का डबल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी NA की। NA का मतलब एक बार नॉन एस यानी 12/13 और एक बार एस 1/13, तो ये हो जाएगा 24/169, और दोनों बार इक्का आए तो 1/13 1/13 1/169। जो आपको पेपर में करके आना था वो सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन बना के आना था, 144/169, 24/169, 1/169, और ये आपका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट वेक्टर ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ए से बी की दिशा में, यानी हमने पहले वेक्टर ए बी बनाना था, तो बी में से ए घटाएंगे, -1 -1 कितना हो गया? -2i, -2 -2 -4j1 -3 -2k। अब क्वेश्चन पढ़ लो, यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर बनाना था तो इसका ले लो मैग्नीट्यूड 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, और ये हमारा हो जाएगा, ठीक भी किया है कि नहीं मैंने, ये है, ये भाई -3 है, मैं भी कहूँ कुछ गड़बड़ है, 1 2 और -3, तो 1 + 3 ये आएगा प्लस का 4, और 4 का हो जाएगा
16, 16 16 32 और 4 36 का 6 आ जाएगा। तो जब आप इसका यूनिट वेक्टर बनाओगे तो क्या करोगे, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो -2i - 4j + 6, ऊपर 2 से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी, तो -i - 2j + 2k/3, ये आंसर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाता है, डी आ जाता है। और अब हमारा 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस। तो ये लाइन के डायरेक्शन वेक्टर हैं। मान लो पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर b1 है, तो -i + 8j + 4k। ये बातें भाई मैंने जब रिवीजन कराया तब भी बहुत अच्छे से बताई हैं कि ऊपर वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है और नीचे उस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर है। ऐसे ही यहाँ पर, तो ये मैं इसको थोड़ा खोल लेती हूँ पेपर को। 2, 5 और -3 दिख रहा है ना आपको, 2, 5 और -3, तो वेक्टर b2 हो जाएगा 2i + 5j - 3 के। मान लिया दोनों लाइंस के बीच में थीटा एंगल है, तो cos थीटा क्या था, b1.b2/mod mod b2 का भी मॉड। तो ये इन दोनों की डॉट करो तो ये बनेगा -2, 8 5 जा 40 और -12 डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 + 64 + 16 का अंडर रूट, और ये बनेगा 4 + 25 + 9 का अंडर रूट। सॉल्व कर दो भाई। इसका भी मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं कि बाई चांस ये नेगेटिव ना आ जाए। तो 12 और 2 14, 40 में से 14 माइनस करोगे 26, और ये आपका 81 का √9, और ये हो जाएगा 38। और आप लिख सकते हो थीटा = cos इनवर्स 26/9 √38। तो ये आपके 1 मार्क के सारे क्वेश्चन थे। सेक्शन ए कंप्लीट था। कोई भी डाउट हो तो आपने मुझे उस डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा सेक्शन नंबर बी। 2 मार्क्स के हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये है f(x) दे रखा है, x ≠ 2/3, फाइंड f(OF) कॉम्पोजिशन मैंने आपको कराई थी, एंड फाइंड f इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कोई बच्चा परेशान हो गया हो इस जगह पर आकर, लेकिन पहले हम f(OF) देखते हैं क्योंकि कॉम्पोजिशन हमने की हुई है। f(OF) का मतलब है f ऑफ fx, यानी फंक्शन की वैल्यू इसी पे निकालनी है। तो बाहर तो f आ गया, fx की जगह पर ये पूरी वैल्यू आपने पुट कर देनी है 4x + 3/6x - 4। और अब इस f की वैल्यू इस पे निकालनी है। समझ रहे हो मेरी बात को भाई, ये एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू अगर 20 पे निकालनी होती तो आप x की जगह 20 रखते, इसकी वैल्यू 15 पे निकालनी होती f15 तो आप यहाँ 15 रखते, इसकी वैल्यू 33 पे निकालनी होती आप यहाँ 33 रखते। अब इस फंक्शन की वैल्यू इस पे निकालनी है, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ ये पूरी वैल्यू आप पुट करने जा रहे हो। ध्यान देना, 4x की जगह आप ये पूरी वैल्यू पुट करोगे, 4x + 3/6x - 4 + 3 डिवाइडेड बाय, ये = का साइन यहाँ लगा लो। ठीक है, थोड़ा सा इधर ऐसे करती हूँ, 6 × x - 4, तो x की जगह मैं फिर लगा रही हूँ 4x + 3/6x - 4 और -4। नीचे भी एलसीएम लोगे, ऊपर भी एलसीएम लोगे, सेम एलसीएम लेना, कुछ काटा पीटी मत करना ताकि एलसीएम से एलसीएम इजीली कैंसिल हो जाए। 6x - 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ जाके गुणा होगा, और 4 इससे थोड़ा डायरेक्ट करना है तो 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12, 3 को इससे करोगे 3 6 जा 18x - 12, और इसका एलसीएम आएगा 6x - 4। ऐसे ही डिनोमिनेटर पे आ जाओ, 6 4 जा 24x + 6 3 जा 18, और ये यहाँ जाएगा तो -4 को 6 से करोगे -24x और +16 डिवाइडेड बाय 6x - 4। ये कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 24x से 24x। ध्यान देना, 16 और 18 होता है 34x, 16 और 18 होता है 34, दोनों को कैंसिल कर दो तो इसकी वैल्यू x आ गई। हमने निकाला f(OF), वो x आ गया। पहला काम हमारा हो गया ये। अब दूसरा काम इसने हमें उलझा दिया कि f का इन्वर्स निकालो। कुछ भी नहीं निकालना आपने,
आपके पास एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन है तो जी एफ का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर x की इमेज x आ रही है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एफ ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन हो गया तो जो f का इन्वर्स है वो फंक्शन एफ एक्स खुद हो जाएगा। तो यही हमारा इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा जो हमें दे रखा है। रिजल्ट्स बेटा मैंने सारे आपको बता रखे थे। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शो दैट साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। मैंने बोला था इस कंडीशन को बेशक छोड़ देना। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हमने दिखाना है 2 साइन इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, कुछ मत करो, x को पुट कर दो साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी है, इधर जाके साइन इनवर्स x, यहाँ आ जाओ। ठीक है, पेपर में और थोड़ा अच्छे ढंग से कराए होंगे। 2 ये बन गया, मैंने क्या रखा साइन थीटा, अंडर रूट में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, बाहर है साइन इनवर्स, सिंपल प्रॉपर्टी है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आ गई राइट हैंड साइड और यही हमने प्रूव करना था। अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। ए दे रखा है ए डैश फाइंड करना, ये मैंने यहाँ राइट कर दिया है तो पहले ए लिख लो 2 माइनस 3 1 1 3 4, ट्रांसपोज में 2 माइनस 3 1 1 3 4, 2/3 3/2, 2/3 और 3/2, तो 2/2 का हमारा मैट्रिक्स बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मेरी बात को सुनना, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस का 9 प्लस 1, यहाँ आ जाओ 2 1 जा 2 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 9 और प्लस का 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 माइनस 9 प्लस 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 9 प्लस 16, आप कैलकुलेशन देख लेना, 14 4 और 2 6 माइनस 3 4 और 2 6 माइनस 3 उन और एक 10, ये आ जाएगा 26, ये हमारा आ जाएगा सिंपल सा ए डैश। अब आ जाओ 20th पे, y है साइन एक्स इज टू पावर x, आपने dy/dx फाइंड करना है। साइन एक्स इज टू पावर x क्या बता रखा है मैंने भाई, डिनोमिनेटर नहीं बेस में भी पावर वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो दोनों तरफ लॉग ले दो, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर x, पावर आगे आ जाती है और ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, ये बनेगा 1/y dy/dx और ये बनने वाला फर्स्ट एज इट इज लॉग साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/sin x, साइन एक्स की cos x प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा शॉर्ट में लूँगी, y डैश को तो यहीं रखते हैं लेफ्ट में, y को राइट में, ब्रैकेट में x cos बाय साइन कोटेंजेंट x प्लस लॉग ऑफ साइन x। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ y की वैल्यू को पुट कर देना है, साइन x की पावर x कोटेंजेंट x प्लस लॉग साइन x, ये आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 21, ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल प्रूव करना है, ये मैंने नोट कर लिया है, आंसर बुक वाले नहीं दे रखा है। 1 + a + b + c कैसे बनेगा, 1 + a b c यानी r1 r2 r3 को ऐड कर दो, अरे इन तीनों को ऐड कर दो, r1 + r2 + r3, लेफ्ट साइड में ले रही हूँ भाई मैं, अब शॉर्टकट लूँगी, यहाँ इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ जाएगा 1 + a + b + c, देखो 1 + b यहाँ है, a यहाँ है, c यहाँ है, r1 में जाके ऐड करना है तो 1 + a + b + c, फिर यहाँ ऐड कर दो 1 + a + b + c, सेकंड रो एज इट इज रह जानी है, थर्ड रो भी एज इट इज रह जानी है। पहली रो में से 1 + a + b + c कॉमन ले लिया तो 1 1 और 1 1 1 और 1, यहाँ b
यहाँ 1 प्लस बी, बी सी और 1 प्लस सी। और इसके लिए मैंने सिखा रखा है 1 1 वाला डिटर्मिनेंट तो बहुत सिंपल होता है, C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, C2 माइनस C3। तो C2 माइनस C1 कर दो। सभी कोड में ना इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, बच्चों को ऐसी बहम है कि भाई सी कोड मुश्किल है, डी कोड मुश्किल है। अभी मैं 2 कोड आपके सॉल्व करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, वही पैटर्न चल रहा है सभी में। 20वें क्वेश्चन में वही लॉग लगाना पड़ रहा है, 21वें क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी लगा के 1 1 1 आ रहा है, मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम ही चल रहा है, थोड़ा बहुत ही इंच मात्र का फ़र्क है। तो ये देखो भाई डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, पहली कॉलम एज इट इज। C2 में से C1 घटाना है तो यहाँ 0, 1 जमा बी में से b घटेगा तो 1 रह जाएगा और 0। अब C3 में से C1 तो 1 में से 1 गया 0, b में से b गया 0 और ये 1। ठीक है, इसको ना एक्सपेंड कर दो। मैं अब डायरेक्ट एक्सपेंड करके 1 ही मिनट में दिखा दूंगी। पहली रो से एक्सपेंड करेंगे तो 2 तो 0 बन गई, 1 और ये 1 तो इंटू 1 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। y दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, फाइंड dy बाई डी एक्स। इनवर्स फंक्शन जब भी आ जाए पहले आपने उसको सॉल्व करना था, डिफ्रेंशिएट नहीं करना था। तो यहाँ अंदर कोई ऐसी वैल्यू रखनी थी जिससे ये अंदर वाली टर्म या तो साइन बन जाए या कॉस, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। इसको देखते ही हमें एक वो याद आ जाता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा वाला। तो अगर मैं x को रख दूँ टेंजेंट थीटा, ध्यान देना, तो y बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये जो आइडेंटिटी है ये हमारी cos 2 थीटा की होती है, cos 2 थीटा की। और cos को मैं साइन में बदल सकती हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करके। साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और y की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस 2 थीटा। इसकी हेल्प से जो थीटा आने वाला है वो टेंजेंट इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे, ये आपका फंक्शन बन गया। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो π/2 का डेरिवेटिव 0, टेंजेंट इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस पहले से है तो ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23। अब आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का वर्बल क्वेश्चन है। f'(x/f(x) log ऑफ f(x), log ऑफ 1 प्लस log x, इसका आंसर आएगा बिना हाथ लगाए। बिना हाथ लगाए मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस करते तो आप भी कर सकते थे, सभी कोड में इसी टाइप का गिवन है। तो 1 प्लस log x को जरा z पुट करो, डिफ्रेंशिएट करो तो 0, 1/x dx बन जाएगा dz। ये पूरी वैल्यू तो dz बन गई और इसको z कर दिया तो ये बन गया dz/z, यानी 1/z dz, 1/z की इंटीग्रेशन log z। z की वैल्यू को वापस पुट कर दो, log mod ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो 2 में दे रखा है, तो इस चीज़ को भी आप देखें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो जरा, -π/2 to π/2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, -π/2 to π/2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि अगर -a to a f(x) dx, अगर f ओड है तो ये इंटीग्रेशन 0 होती थी, लेकिन अगर f इवन है तो वो 0 to a f(x) dx का डबल हो जाता था। समझ आई ये बात? अगर आपका गिवन फंक्शन इस लिमिट में ओड है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाती थी। अगर ये फंक्शन इवन है तो लिमिट 0 to a होकर उसका डबल हो जाता था। अब आप देखो f(x) साइन स्क्वायर x है, जब हम यहाँ -x रखेंगे तो ये आएगा जो कि साइन स्क्वायर x ही बन जाएगा। तो ये हमारा इवन फंक्शन है तो ये बन जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी और लग जाती है, 0 to a
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सभी सेट में इस प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। तो ये बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2, जो x है ना उसकी जगह लग जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस, तो ये कॉस का स्क्वायर बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको कन्वर्ट करके ये आया, इस पर प्रॉपर्टी लगा दी तो ये आया। इन दोनों को ऐड कर दो भाई, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट में आई आई 2i। अब ध्यान देना 0 टू पाई बाय 2 और 0 टू पाई बाय 2, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। मैं जोड़ के नहीं दिखा रही, इस इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी बिटवीन द लिमिट्स 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 2 माइनस 0। 2i की वैल्यू पाई बाय 2 है तो i की वैल्यू पाई बाय 4 आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर जनरली यही सब आता है। 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं हमारे इस सेक्शन बी के। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2 टेंजेंट एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। आप इसको, लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, होमोजीनियस है नहीं, तो तीसरा ही मेथड बचता है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से इसको कंपेयर करो तो जो y का कोफिशिएंट है वो p होता है 2 टेंजेंट x, और राइट साइड में जो टर्म होती है वो q होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई इंटीग्रेशन ऑफ 2 टेंजेंट एक्स डी एक्स, ई 2 बाहर आ जाएगा, टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन प्लस में लो तो लॉग सीकेंट एक्स आती है। अब ध्यान देना, इस 2 को इधर ले जाओ तो ई की पावर लॉग ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, और जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये आ जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास इसका डायरेक्ट तरीका था सॉल्यूशन निकालने का कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फिर से इंटीग्रेशन प्लस c, तो y के साथ तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, q है साइन एक्स। अब मेरी बात सुनना, मैं थोड़ा शॉर्टकट लूँगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स है, सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं बटा में ले जा रही हूँ कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? चलूँ आगे। तो लेफ़्ट साइड को तो छेड़ना ही नहीं है, और राइट साइड को ध्यान से देखो तो कोस का स्क्वायर है, तो एक साइन के नीचे कोस आएगा तो टेंजेंट, और एक कॉस अलग रह जाएगा तो सीकेंट, और सीकेंट टेंजेंट की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होती है। तो ये बन जाएगा y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, और सीकेंट स्क्वायर को राइट में भी कितना ही बड़ा कर लो वो तो क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू सीकेंट के नीचे सीकेंट स्क्वायर आएगा तो 1 बाय सीकेंट प्लस c बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब इस सीकेंट को ऊपर ले जाओ कोस एक्स c इंटू कोस, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, दोनों के आपको पूरे नंबर मिल जाने थे। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा अलग है, मुश्किल ये भी नहीं है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन। स्टेटमेंट समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गया भाई। 3 बार क्वाइन उछाला, उसमें जितनी बार हेड आए उनका मीन निकालना, यानी पहले आपने 3 बार हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और मीन तो बिल्कुल सिंपल है, सिग्मा पी आई। अब जब 3 बार क्वाइन टॉस करते हैं तो 8 आउटकम आते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो हेड या तो एक बार भी नहीं आएगा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा। x0 यानी एक बार भी हेड ना आए तो t होता है, यानी 1/8। जब x1 है, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं सैम्पल स्पेस बनाती हूँ आपके लिए। देखो 2 का सैम्पल स्पेस होता है HH, HT, TH और TT। इनके साथ एक बार सबके साथ H लगा दो, और एक बार भाई सबके साथ ना T लगा दो। ये बन गया सैम्पल स्पेस। 0 हेड का एक ही केस है, एक हेड के 3 केस मिलेंगे, आंख बंद करके आप टिक लगा सकते हो। तो एक हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, 2 हेड भी 3 बार मिलेंगे तो 3/8, और 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8। ये xi
और इसको हम पी आई बोलते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई होती थी। तो 0 1 2 3, तो ये है 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। अब वैसे तो मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है सिग्मा ऑफ पी आई, ठीक है, सिग्मा पी आई एक्स आई। क्यों भाई, उसमें क्या करते थे आप, ये डाटा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते थे। तो 0 3/8, 3 2 जा 6/8 और ये हो गया 3/8। इनका सम करो, एलसीएम मतलब लेने के लिए हमें काटना नहीं है, 6/8 को कट नहीं करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। 6 3 और 3 12/8 आ गया। इनका जोड़ ऑलवेज क्या होता है, 1 होता था। तो जो हम 10th तक करते आ रहे थे 11th तक, वो क्या होता था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, लेकिन इसमें सिग्मा एफ आई 1 होता, तो ये डायरेक्ट हमारा मीन होता था। 4 3 जा एंड 4 2 जा, तो 3/2 हमारा आंसर आ जाना था। तो बेटा जी ये थे आपके सेक्शन ए और बी कंप्लीट। सी और डी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेक्चर से बेनिफिट है तो भाई देखो शेयर करना बनता है और सब्सक्राइब करना भी आपका बनता है। थैंक यू।